नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संपादकीय स्पंदन आशुतोष के साथ। ट्रंप के संबोधन ने दुनिया में भ्रम को और बढ़ाया। दैनिक भास्कर। अराजकता से घिरा बंगाल। दैनिक जागरण। जरूरी था ट्रांसजेंडर कानूनों में बदलाव। रुपए की चुनौती बिजनेस स्टैंडर्ड। हॉर्मुज जलमार्ग पर फंस गई दुनिया। हिंदुस्तान। निर्माण मजदूरों की कमी के लिए कौन जिम्मेदार। अब संपादकीय विस्तार से। ट्रंप के संबोधन ने दुनिया में भ्रम को और बढ़ाया है। दैनिक भास्कर। राष्ट्र के नाम संबोधन किसी बेहद अहम संदेश के लिए दिया जाता है, लेकिन ट्रंप के भाषण में रोजाना की मीडिया ब्रीफिंग से ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, सबसे प्राचीन सभ्यताओं वाले देशों में से एक ईरान को अगले 2-3 हफ्ते में पाषाण युग में भेजने का दम जरूर उन्होंने दिखाया। संबोधन के कुछ घंटे पहले भड़ास निकालते हुए नाटो को भी कायर कहा, लेकिन संबोधन में जिक्र नहीं था। युद्ध के पहले दिन ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन उनका मकसद था, लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन ट्रंप ने सुधार करते हुए कहा कि ईरान में नेतृत्व परिवर्तन नहीं, जब परमाणु बम बनाने से रोकना उसे परमाणु बम बनाने से रोकना उनका उद्देश्य था। यह तो साफ है कि ट्रंप मान चुके हैं कि हॉर्मुज मार्ग खुलवाना उनके बूते का नहीं है। लड़ाई लंबी चली तो ट्रंप को मध्यावधि चुनाव में नुकसान होगा। लिहाजा जब उन्होंने दावा किया कि ईरान ईरान को इतना कमजोर कर दिया गया है कि वह अब कभी भी खतरा नहीं बन पाएगा, इससे स्पष्ट हो गया कि हॉर्मुज मार्ग खुलवाने के लिए कोई अमेरिकी आयोजन सैन्य ऑपरेशन नहीं होगा और इसकी जिम्मेदारी तेल आयातक देशों पर से ग्रेट हो गया है। अराजकता से घिरा बंगाल। दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के काम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तैनात न्यायिक अधिकारियों को जिस तरह घंटों बंधक बनाए रखा गया, वह इस राज्य में अराजकता हावी होने का एक और प्रमाण ही है। इसी कारण इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मालदा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इस घटना की गंभीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जिन अधिकारियों को बंधक बनाया गया उनमें महिलाएं भी थीं और उन्हें तब मुक्ति मिल सकी जब खुद सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने सख्त आदेश दिए। चूंकि राज्य के शीर्ष अफसर बंधक बनाए गए न्यायिक अधिकारियों को छुड़ाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस घटना की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने के निर्देश दिए। इसका अर्थ है कि उसे राज्य के शासन प्रशासन पर तनिक भी भरोसा नहीं। ये बंगाल सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए, लेकिन ये तय है कि उसकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। यदि ममता सत्ता में लौटी तो बंगाल में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ऐसी अराजक घटनाएं फिर से आम हो सकती हैं। हिंसक घटनाओं के सामने पुलिस प्रशासन के मूकदर्शक बने रहने के मामलों में बंगाल सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न जाने कितनी बार फटकार लग चुकी है, पर नतीजा धाक के 3 पात वाला है। मालदा की शर्मनाक घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। यदि सच में ऐसा है तो फिर उनकी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह आग्रह क्यों किया कि वह अपनी इस टिप्पणी को हटा ले कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।
ट्रांसजेंडर फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों का मानना है कि सत्ता केवल पूंजीपति और राज्यों के पास नहीं बल्कि पथ, राष्ट्र, परिवार जैसे सामाजिक संस्थान, भाषाई और सांस्कृतिक प्रभुत्व, सामाजिक और नैतिक मान्यताओं में निहित है। इसी विचार से संबद्ध ज्यूडिथ बटलर की नज़र में जैविक लिंग को महिला या पुरुष जैसी पहचान में बांधना उसी वर्चस्व का प्रतीक है। यौन क्रांति के जनक विल्हेम राइक के अनुसार पितृसत्तात्मक परिवार विनम्र फांसीवादी बनाने का कारखाना है। राइक के अनुसार बचपन से यौन मुक्ति को प्रोत्साहित कर व्यक्ति का चारित्रिक कवच तोड़ा जा सकता है और फिर वह सभी प्राधिकारों के खिलाफ विद्रोही बन जाएगा। नव वामपंथ के पिता हर्बर्ट मार्क्यूस ने परिवार व्यवस्था को तोड़ने और पूंजीवादी पश्चिमी समाज की उत्पादकता को पंगु बनाने के लिए यौन स्वच्छंदता और बहुगामी व्यभिचार को बढ़ावा देने की बात कही। कट्टरपंथी नारीवाद सुलमित फायरस्टोन ने कहा कि लिंग के बीच जैविक अंतर सभी उत्पीड़न की जड़ है और द्विआधारी लिंग वर्ग का उन्मूलन होना चाहिए। उनके अनुसार जब तक महिलाएं प्रजनन के अत्याचार और बच्चे अपने माता पिता से मुक्त नहीं हो जाते तब तक सच्ची क्रांति असंभव है। नव वामपंथ जेंडर फ्लूइडिट यानी लिंग तरलता की बात करता है। महिला और पुरुष रूपी पारंपरिक लिंग द्वैत को चुनौती देने और ट्रांसजेंडर अस्पष्टता को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा योगदान जॉन मनी और अल्फ्रेड किसे का है। मनोविज्ञानी जॉन मनी के मुताबिक लिंग पहचान जैविक संरचना की अपेक्षा काफ़ी हद तक पालन पोषण का परिणाम है। मनी ने शिशुओं की लिंग परिवर्तन सर्जरी एवं हार्मोनल थेरेपी की वकालत की और बच्चों को उनके विपरीत लिंग वाले परिवेश में पालने पर जोर दिया। तमाम सर्वेक्षण इसकी पुष्टि करते हैं कि बालपन में ऐसे विचित्र प्रयोग भोगने वालों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसे प्रकरण पश्चिम ही नहीं बल्कि भारत में भी होते रहे हैं। 2021 में प्रमुख ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और केरल की पहली ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी अनन्या कुमारी एलेक्स ने गलत सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी को अपनी आत्महत्या का कारण बताया था। यह दुखद है कि सामाजिक व्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचाने के बावजूद ऐसे मनोविज्ञानी, समाजशास्त्री और अकादमिकों को विश्व पटल पर तूती बोल रही है। पश्चिम में भावनाओं को तथ्यों के ऊपर रखने वाली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिकल थ्योरी और क्वियर थ्योरी लिबरल आर्ट्स के तहत पढ़ाई जा रही है। वहाँ सरकारें इन सिद्धांतों पर नीतियाँ बना रही हैं। हमें समझना होगा कि क्वियर एक्टिविज्म और जेंडर फ्लूइडिटी की आड़ में नव वामपंथ मानवाधिकारों के लिए संघर्ष नहीं बल्कि भाषा से लेकर सामाजिक मान्यताओं पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास कर रहा है। ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक पारित कर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह वास्तविक ट्रांसजेंडर समाज के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, पर इसकी आड़ में समाज विरोधी एजेंडा नहीं चलने देगी। रुपए की चुनौती, बिजनेस स्टैंडर्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया वह ईरान युद्ध के अंत को लेकर स्पष्ट मार्ग दिखाने में विफल रहा। वास्तव में ट्रंप ने इस अवसर का इस्तेमाल ऐसी धमकियां देने के लिए किया कि ईरान पर बमबारी करके उसे पाषाण काल जैसी हालत में पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, जबकि ईरान के अधिकारियों ने इस बात से बार बार इनकार किया है। ऐसे में युद्ध शुरू होने के 1 महीने बाद भी अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह लड़ाई कब खत्म होगी तथा अमेरिका और इजराइल वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बात शेष विश्व को जबरदस्त अनिश्चितता में छोड़ देती है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह युद्ध इस क्षेत्र की भू राजनीतिक व्यवस्था को कैसे नया आकार देगा। अतिरिक्त अनिश्चितता ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है और यह इस क्षेत्र के व्यापार को भी प्रभावित कर रहा है। भारत खासतौर पर इन अनजान कारकों की जद में है क्योंकि हम तेल व्यापार और धन प्रेषण के लिए पश्चिम एशिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। यह जंग जहां कई तरह से बृहद आर्थिक हालात को प्रभावित कर रही है और इसे लेकर हस्तक्षेप की आवश्यकता है, वहीं रिजर्व बैंक के लिए आर्थिक प्रबंधन काफ़ी जटिल हो चला है। मुद्रा व्यापार का उतार चढ़ाव इस संकट के सबसे स्पष्ट परिणामों में से एक है। रिजर्व बैंक मुद्रा का प्रबंधन करता है। मार्च में भारतीय रुपये में 4% से अधिक की गिरावट आई। वास्तव में गत वित्त वर्ष जो कि इस सप्ताह के अंत में प्रारंभ हुआ रुपये के लिए काफ़ी मुश्किल था। 2025-26 में रुपया डॉलर के मुकाबले 10% तक गिरा। 2025 में इसलिए भी भारत
इसलिए भी दबाव 2025 में इसलिए भी दबाव में रहा क्योंकि व्यापार संबंधी अनिश्चितताएं बनी हुई थी। इसका परिणाम पूंजी के बड़े पैमाने पर बाहर जाने के रूप में भी सामने आया। उदाहरण के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 2025 में करीब 19 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय शेयरों की बिकवाली की। 2026 में भी दबाव जारी रहा और ईरान युद्ध ने रुपये को मिलने वाली चुनौती को और मुश्किल बना दिया। डॉलर की बिकवाली के अलावा रिजर्व बैंक ने हाल ही के दिनों में रुपए की गिरावट को रोकने के लिए अन्य कदम भी उठाए हैं। पिछले सप्ताह उसने बैंकों से स्वदेशी मुद्रा बाजार में रुपए को दैनिक शुद्ध ओपन पोजीशन को 10 करोड़ डॉलर तक सीमित करने को कहा। अब उसने बैंकों को रुपए से जुड़े नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, एक वित्तीय डेरिवेटिव जिसका उपयोग मुद्रा विनिमय दरों पर हेजिंग और सट्टेबाजी के लिए किया जाता है कि केस पेशकश करने से रोक दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को रुपए में तेजी से वापसी हुई। स्पष्ट है कि ये कदम सट्टेबाजी को रोकने के लिए उठाए गए। यह रेखांकित करना आवश्यक है कि समस्या बुनियादी ज़्यादा है। भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 30 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान संतुलन घाटा दर्ज किया। मार्च तिमाही में स्थिति बदलने की संभावना कम है, इसलिए रुपया विदेशी मुद्रा के लगातार शुद्ध बहिर्गमन की संभावना के अनुसार समायोजित हो रहा है। कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसा ही हो रहा है। इस प्रकार कारोबारी गतिविधि को रोकना बहुत मददगार नहीं होगा। नीति निर्माताओं को मुद्रा बाजार के पूर्ण स्तरों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। रुपया वास्तविक रूप से भी अब अवमूल्यित हुआ है। 40 मुद्राओं वाले वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक ने दिखाया कि फरवरी में रुपया लगभग 6% ही अवमूल्यित था। कुछ हद तक अवमूल्यन भारतीय निर्यातकों को इस कठिन आर्थिक माहौल में मदद करेगा। युद्ध की स्थिति स्पष्ट होते ही यह न केवल निर्यातकों को बाजार वापस पाने में लाभ देगा, बल्कि पूंजी प्रवाह को भी आकर्षित करेगा, क्योंकि भारतीय परिसंपत्तियां विदेशी निवेशकों के लिए सस्ती हो जाएंगी, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति सुधरेगी। इस प्रकार रिजर्व बैंक के मुद्रा बाजार में उठाए गए कदमों को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता होगी। निष्पक्ष रूप से देखें तो उसे युद्ध के अन्य प्रभावों से भी निपटना होगा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि महंगाई दर को बढ़ावा देगी। रिजर्व बैंक के मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप के कारण बॉन्ड यील्ड आंशिक रूप से बढ़ गई है। इसने तरलता की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण पर अधिक स्पष्टता अगले सप्ताह मौद्रिक नीति की समिति की बैठक के बाद सामने आएगी। हॉर्मुज़ जलमार्ग पर फंस गई दुनिया, हिंदुस्तान, विवेक काटजू पूर्व राजनयिक। अमेरिका और इजरायल ने जब से 28 फरवरी 2026 ईरान पर हमला बोला है, हॉर्मुज़ जलमध्य को लेकर तनाव बना हुआ है। इस जलमार्ग के जरिए विश्व का 20% तेल और गैस पूरी दुनिया में जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय नियम इस युद्ध में बेमानी साबित हुए हैं। इसलिए यदि ये मान भी लें कि ईरान जबरन होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से कर वसूलेगा, तो मुमकिन है कि उसका वैश्विक बहिष्कार हो जाए। अभी तक इस्लामी दुनिया और विश्व के कई खित्तों में ईरान के प्रति सहानुभूति बनी हुई है, लेकिन उसके इस कदम से वह सब खत्म हो सकता है। उसका ऊर्जा बाजार भी इस बहिष्कार का शिकार बन सकता है, जिससे उसे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। ईरान के तेल का बहिष्कार करने से पहले हिचकिचाहट जरूर होगी, क्योंकि वह विश्व ऊर्जा की पूर्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यदि विश्व समुदाय के पास ईरान पर दबाव बनाने का और कोई जरिया नहीं रहा, तो वह ऐसा कदम जरूर उठाएगा। उधर ईरान समर्थित गुट हूती भी बाब अल मंदेब पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। बाब अल मंदेब जलमार्ग अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है और लाल सागर सुएज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। यह विश्व का एक अन्य महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जिसके जरिए करीब 10% वैश्विक ऊर्जा का व्यापार होता है। इसका मतलब है कि यदि ईरान का होर्मुज पर और हूती का बाब अल मंदेब पर नियंत्रण हो जाए, तो विश्व ऊर्जा व्यापार के लगभग 30% हिस्से पर तेहरान का कब्जा हो जाएगा, जो विश्व को कतई मंजूर नहीं होगा। ऐसे में चीन और रूस जैसे देश भी ईरान का साथ नहीं देंगे, जिन्होंने अभी तक उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है। सवाल है कि क्या खाड़ी के देशों के पास अपनी ऊर्जा, खासतौर से तेल को निकालने का कोई अन्य मार्ग है। सऊदी अरब ने अपनी ऊर्जा के लिए एक पाइपलाइन बिछाई है, जो देश के पश्चिमी भाग में यानबू बंदरगाह लाल सागर में स्थित में निकलती है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने फुजेराह बंदरगाह विकसित किया है, जो ओमान की खाड़ी में होर्मुज जलमार्ग से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानबू और फुजेराह बंदरगाह के जरिए खाड़ी देशों की कुछ ऊर्जा तो विश्व में जा सकती है, लेकिन दुनिया को जितनी ऊर्जा की जरूरत है, उतनी पूर्ति इनसे नहीं हो सकती है। उधर ऐसे में चीन और रूस जैसे देश भी ईरान का साथ नहीं देंगे, जिन्होंने अभी तक उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है। सवाल है, क्या खाड़ी के देशों के पास अपनी ऊर्जा, खासतौर से तेल को निकालने का कोई अन्य मार्ग है। सऊदी अरब ने अपनी ऊर्जा के लिए एक पाइपलाइन बिछाई है, जो देश के पश्चिम भाग में यानबू बंदरगाह लाल सागर में स्थित में निकलती है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने फुजेराह बंदरगाह विकसित किया है, जो ओमान की खाड़ी में होर्मुज जलमार्ग से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानबू और फुजेराह बंदरगाहों के जरिए खाड़ी देशों को कुछ ऊर्जा तो विश्व में जा सकती है, लेकिन दुनिया को जितनी ऊर्जा की जरूरत है, उनकी पूर्ति इनसे नहीं हो सकती है। हाँ, आने वाले वर्षों में संभव है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात क्रमशः यानबू और फुजेरा बंदरगाहों को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। भारत की बात करें तो यहाँ सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ऊर्जा की वैश्विक आपूर्ति में आई बाधा का नुकसान आम लोगों को कम से कम हो। किंतु सच यह है कि यदि यह युद्ध चलता रहा, तो भारत के सामने ऊर्जा का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा भारत को और समान सोच वाले तमाम देशों को अमेरिका, इजराइल और ईरान से यह मजबूत अपील करनी चाहिए कि इस जंग को जल्द रोक दें। यही दुनिया के हित में है। निर्माण मजदूरों की कमी के लिए कौन जिम्मेदार। अनुराग बेहर, सीईओ अजीज प्रेमजी फाउंडेशन। पिछले 15 वर्षों में अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने कई भवन परिसरों का निर्माण कराया। ये परिसर महासागरों से लेकर छोटे कस्बों में और 80,000 वर्ग फीट से लेकर 20 लाख वर्ग फीट तक में बने हैं। हमने कुछ सबसे बड़ी निर्माण कंपनियों और कई छोटी कंपनियों के साथ भी काम किया है। मेरा अनुभव रहा है कि इनमें से लगभग हर एक कंपनी को हर साल हर निर्माण स्थल पर एक जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ मजदूरों के लेकर बहुत अनिश्चितता की स्थिति मिलती है। आए दिन उनको जरूरी कुशल और आम मजदूरों को जुटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर देश के पूर्वी हिस्सों से आते हैं। प्रभावशाली कंपनियां इन इलाकों से श्रमिकों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कड़ा तंत्र और मजबूत नेटवर्क बनाए रखती हैं। फिर भी उनकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं और कोई भी काम उनकी योजना के मुताबिक नहीं हो पाता है। मैंने जब इसके बारे में आसपास जानने की कोशिश की, तो मुझे हर जगह
3 वजहें गिनाई गई। पहली, जो लोग निर्माण मजदूर के तौर पर काम कर चुके हैं वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वही काम करें। यह शारीरिक रूप से तकलीफदेह है और फिर इसके लिए महीनों तक परिवार से दूर रहना पड़ता है। दूसरी, पिछले 2 दशकों से केंद्र व राज्य सरकारों ने ग्रामीण इलाकों में रियायती योजनाओं का नेटवर्क तैयार कर दिया है, जिसमें जन वितरण प्रणाली के जरिए मुफ्त अनाज व दूसरी खाद्य वस्तुएं मिल जाती हैं, शिक्षा मुफ्त है, रोजगार के लिए कर्ज मिल जाता है, साथ ही कई तरह की पेंशन योजनाएं चल रही हैं। निर्माण कंपनियों का मानना है कि एक ग्रामीण परिवार इन सरकारी योजनाओं से निर्माण मजदूर के तौर पर होने वाली कमाई का 60 से 70% तक यूं ही पा लेता है, वह भी बिना घर परिवार छोड़े, बिना किसी शारीरिक कष्ट सहे। तीसरी वजह, पर्व त्योहार, चुनाव, कृषि और शादियों के मौके पर श्रमिक अपने गांव चले जाते हैं, तो इनमें से फिर कई वापस भी नहीं आते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इनका कहना है कि निर्माण उद्योग में मजदूरों के काम करने की परिस्थितियां और मजदूरी ऐसी है कि बहुत सारे श्रमिकों को अपने गांव में रहना ही बेहतर लगता है, जहां वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय स्तर पर रोजी रोजगार करके गुजारा कर लेते हैं। निर्माण उद्योग में इस बात पर जोरदार बहस चल रही है कि क्या ये योजनाएं कुविचारित हैं, क्या ये श्रम बाजार को बिगाड़ रही हैं। इस पूरी बहस का लबो-लुआब भी यही निकाला जाता है कि सारी समस्याओं की जड़ ये जन कल्याणकारी सरकारी योजनाएं ही हैं। इनमें निर्माण कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं। ये कंपनियां इस सच्चाई को भी नज़रअंदाज करती हैं कि इन योजनाओं को अचूक रूप से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण लाखों लोग इनसे बाहर हैं। निर्माण कंपनियों के तर्कों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि किसी भी निर्माण स्तर पर लगभग 80% तक अकुशल श्रमिक ही होते हैं। वे रोजाना 600 से 700 रुपये के बीच की मजदूरी पाते हैं। महीने में 25 दिन काम करने के हिसाब से देखें तो यह लगभग 15,000 रुपये महीने बैठता है। इसी राशि में मजदूरों को निर्माण स्थलों पर खाने और रहने का खर्च उठाना होता है, साथ ही कुछ पैसे उन्हें घर भी भेजने होते हैं। किसी भी ईमानदार हिसाब से यह मजदूरी काम की इज्जत और श्रमिकों की ज़रूरतों के लायक नहीं है। असल में निर्माण उद्योगों की समस्या खुद उसी की बनाई हुई है और उसका समाधान भी उसी के पास है। वह हल है मजदूरों को उचित मजदूरी देना। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोग गरीबों की नाकामियों और सरकार की कमियों के छिद्रान्वेषण में माहिर हैं। हम पूंजी और अपने पूंजीपतियों को जवाबदेह ठहराना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर निर्माण स्थलों या श्रमिकों के रहने की जगहों पर एक बार जाकर देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे 80% देशवासी किस दशा में रहते हैं। फिर सबसे पहले खुद की आमदनी और संपत्ति के बंटवारे पर नज़र डालने की कोशिश करें, जिसे हमने अपने जीने के लिए तय कर रखा है। धन्यवाद।